प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आए हुए शिट 1 संकेतांक 324 एफ को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। जिसमें पहले का नंबर है कि यदि एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध आर बराबर L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, समुच्चय यल में परिभाषित है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देख रहे हैं L1 L2 क्या L1 L2 पर लंब है, ये एक रिलेशन दिया है। L1 एक रेखा है जो L2 रेखा पर लंब है। तो देख सकते हैं जैसे एक रेखा ये मान लेते हैं L1 है, दूसरी रेखा L2, ये दूसरी रेखा L2 है। तो देख रहे हैं L1 और L2 के बीच का एंगल देखें तो 90 डिग्री है, अर्थात L1 लंब L2 है। तो इसमें बताना है सही विकल्प R के राशि स्वतुल्य है। तो प्रत्येक रेखा स्वयं के लंब नहीं हो सकती, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। देख रहे हैं L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब है, अर्थात ये सममित संबंध है। तो इसमें विकल्प नंबर सेकंड सही है। तो पहले प्रश्न में विकल्प सेकंड इसका सही है, विकल्प सेकंड आर सममित है, ये सही है। इसके बाद हम देखते हैं एक का खा नंबर। प्रश्न नंबर एक के खा में देखने दिया है कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः, देख रहे हैं आव्यूह ए का क्रम दिया है, आव्यूह ए m गुणे n क्रम का है और आव्यूह बी इसका क्रम n गुणे p का है। तो ए बी का क्रम पूछ रहा है। तो इस प्रकार से क्रम निकालने में देख रहे हैं पहले का क्रम m गुणे n, दूसरे का क्रम n गुणे p और हमको ए बी का क्रम निकालना है। तो देख रहे हैं ये बाद वाले ये जो उभयनिष्ठ हैं, पहले में अंत का और दूसरे में प्रारंभ का, ये समाप्त हो जाते हैं। तो ए बी का क्रम बन जाता है m गुणे p। इस टाइप का प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ए बी का क्रम m गुणे p मिलेगा। m गुणे p देख रहे हैं विकल्प नंबर थर्ड पर दिया है, तो इसमें विकल्प थर्ड सही है, विकल्प थर्ड सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर एक का गा भाग। देख रहे प्रश्न नंबर एक के गा में दिया है, प्रश्न नंबर एक का गा है अवकल समीकरण की घात है। तो देख रहे हैं किसी भी अवकल समीकरण में यदि घात पूछता है तो सबसे पहले हमको देखना है कि उस अवकल समीकरण की उच्चतम कोटि क्या है। कोटि अर्थात अधिकतम कोटि, जैसे देख रहे हैं एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 कोटि है, डी वाई बाई डी एक्स 1 कोटि है। तो जो उच्चतम कोटि होगी उसी की घात हमको देखना है। इसमें उच्चतम कोटि 2 है और इसकी घात चूंकि कोई घात ना होने का मतलब एक घात होगी, इसलिए इस दिए हुए अवकल समीकरण की घात 1 होगी, जो कि विकल्प नंबर सेकंड पर दी है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 के गा का विकल्प सेकंड एक सही है। इसके बाद देख रहे हैं घा नंबर में दिया है व्यंजक आई डॉट आई। प्रश्न नंबर 1 का घा आई डॉट आई माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप का मान है। तो हम जानते हैं आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 प्लस के डॉट के 1, 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हैं इक्वल टू 1 बचता है और 1 हमारा विकल्प नंबर सेकंड में है। तो इस प्रश्न का विकल्प सेकंड सही है, विकल्प सेकंड जिस पर देख रहे हैं संख्या 1 लिखी है ये सही है। इसके बाद देख रहे हैं अंगा पार्ट में दिया है, इसका अंगा पार्ट है इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट tan x का मान होगा। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हम सरल करें तो देख रहे हैं प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1 का अंगा पार्ट इंटीग्रेशन i मान लेते हैं 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट tan x, इसका मान पूछ रहा है। तो यदि tan को हम साइन और काश के पदों में बदल लें तो देख रहे हैं यही इस प्रकार बन जाएगा 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस रूट tan x को लिख सकते हैं रूट साइन x अपान रूट काश x। आप देख रहे हैं इसका लासा ले लिया जाए तो लासा लेकर के सरल करेंगे तो देख रहे हैं यही प्रश्न इस प्रकार बन जाएगा 0 से π/2, देख रहे हैं रूट काश x लासा मिलेगा जो कि अंश में आ जाएगा, तो रूट काश x dx अपान रूट काश x प्लस रूट साइन x। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है। और अब यदि इसमें हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करें
तो प्रगुण नंबर 4 के प्रयोग से मिल जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट cos π/2 माइनस एक्स dx अपान अंडर रूट cos π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स। अब देख रहे यदि π/2 माइनस एक्स का फार्मूला लगाएं तो यही प्रश्न हमारा इस प्रकार बन जाएगा 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है अंडर रूट साइन एक्स dx अपान देख रहे cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स। ये हमारा i इक्वल टू ये समीकरण नंबर 2 बन जाता है। यदि समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ लें, समीकरण 1 प्लस 2 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो i प्लस i 2i इक्वल टू देख रहे दोनों में हर समान है, लासा ले लेते हैं अंडर रूट कास एक्स प्लस साइन एक्स अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अंश जोड़ेंगे, अंश में देख रहे हैं अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। अब देख रहे हैं दोनों का अंश और हर समान है, कैंसिल कर देंगे, एक बचता है और एक का समाकलन करेंगे क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x मिल जाएगा और लिमिट देख रहे हैं 0 से π/2 तो ये मिला 2i इक्वल टू इस प्रकार से i बराबर लिखेंगे 2i इक्वल टू देख रहे हैं लिमिट का प्रयोग करेंगे, देख रहे हैं लिमिट अप्लाई करेंगे π/2 माइनस 0 या i इक्वल टू मिल जाएगा π/4 और π/4 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प थर्ड सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में दिया है, प्रश्न नंबर 2 के काम में देख रहे दिया है कि फलन f सच दैट R fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित है। तो फलन f है, देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें हमको सही ऑप्शन चयन करना है। तो देख रहे फलन दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है जहाँ के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो फलन f है। तो देख रहे यदि इसको हम इस प्रकार से समझें, ये मान लेते हैं डोमेन है और ये से डोमेन है, देख रहे दोनों रियल नंबर से हैं तो रियल नंबर्स -1 -2 0 यानी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य संख्याएं और धनात्मक संख्याएं ये सभी इनमें शामिल होंगी। इसी प्रकार इसमें भी -1 0 1 और इनके बाद भी संख्याएं मिलेंगी, दोनों रियल नंबर्स हैं। अब इसमें दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं f-1 की वैल्यू निकालेंगे तो f-1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर करते हैं 1 मिलेगा। f1 निकालेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू भी 1 आता है तो देख रहे हैं -1 का प्रतिबिंब भी 1 मिलता है और +1 का प्रतिबिंब भी 1 मिलता है, अर्थात डोमेन के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सह डोमेन में एक समान मिलता है, इसलिए यह एकाएकी नहीं होगा। तो देख रहे एकाएकी नहीं होगा, एकाएकी हमारे देख रहे 2 विकल्प में फर्स्ट और थर्ड में एकाएकी लिखा है तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों विकल्प गलत हो जाते हैं। एकाएकी नहीं है इसका अर्थ है कि बहुएक होगा। अब इसके बाद आच्छादक की जांच करते हैं तो देख रहे हैं आच्छादक में क्योंकि इधर हम निगेटिव या पॉजिटिव किसी नंबर का यदि मान निकालते हैं तो देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब पॉजिटिव ही मिल जाता है, अर्थात सह डोमेन की ऋणात्मक संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगी, जबकि आच्छादक होने के लिए आवश्यक है कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं छूटेंगी, अर्थात कह सकते हैं सह डोमेन ये परिसर के बराबर नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। तो देख रहे हैं ना तो ये एकाएकी है और ना ही आच्छादक है, तो इस प्रकार से इसका विकल्प 4 सही है। इस प्रश्न का विकल्प 4 चौथा विकल्प ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक है, ना ही एकाएकी और ना ही आच्छादक है, ये प्रश्न का विकल्प सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का खा भाग। देख रहे प्रश्न नंबर 2 के खा में यदि देखें तो प्रश्न नंबर 2 के खा में स्टार अंकित है, अर्थात ये प्रश्न इस समय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है
इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का गा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के गा में दिया है काट इनवर्स -1/√3 का कह रहा मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इसका हम मुख्य मान ज्ञात करते हैं प्रश्न नंबर 2 का गा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के गा में, प्रश्न नंबर 2 का गा, इस 2 के गा में काट इनवर्स -1/√3, काट इनवर्स -1/√3 इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं काट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू बनेगा पाई माइनस काट इनवर्स 1/√3। चूंकि इसके लिए फार्मूला है, फार्मूला होता है काट इनवर्स -x इक्वल टू, काट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स x। इस फार्मूले से हमने मान रख लिया, अब इसको सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 काट में जानते हैं 60 अंश का मान होता है, रेडियन में लिखेंगे पाई/3। पाई से पाई/3 घटाएंगे तो देख रहे हैं 2पाई/3 के बराबर मिल जाएगा। और 2पाई/3 यदि देखें तो 2पाई/3 इसमें विकल्प नंबर 3 पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प 3 सही है। इसमें विकल्प 3 सही है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का घा भाग। देख रहे 2 के घा में दिया है क्या सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) mod x x बराबर 0 पर संतत है। फलन f(x) mod x x बराबर 0 पर संतत है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 के घा में फलन है f(x) mod x और इसको x बराबर 0 पर हमको संतत सिद्ध करना है। संतत है ये सिद्ध करेंगे तो किसी भी फलन को किसी मान के लिए संतत होने के लिए आवश्यक है कि वह फलन उस मान के लिए फलन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों मान समान हो, तभी वो फलन संतत होगा। सबसे पहले हम फलन की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 0 पर देख रहे हैं f0 का मान निकालेंगे, mod 0 इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि 0 पर निकाल रहे हैं 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। देख रहे हैं f0 माइनस h हो जाएगा अर्थात 0 से छोटा। तो देख रहे हैं इस फलन f(x) इक्वल टू mod x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू mod x को 2 भाग में करेंगे, mod x इक्वल टू x होगा जब x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 और यही बराबर -x के होगा यदि x इज लेस देन 0। तो देख रहे हैं 0 माइनस h की बात करता है अर्थात 0 से छोटा। तो 0 से छोटा देख रहे हैं दूसरा फलन है, तो इसके अनुसार मान रख देंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। देख रहे हैं -x की जगह 0 माइनस h। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर बन जाता है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, माइनस माइनस प्लस h बन जाता है और लिमिट अप्लाई करेंगे। देख रहे हैं h की जगह 0 रखेंगे तो 0 मान मिल जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f(0 प्लस h) अर्थात देख रहे हैं 0 से बड़ा फलन देखें तो पहला वाला यहाँ पर मिलेगा x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। इसके अनुसार देख रहे हैं x के बराबर है अर्थात 0 प्लस h। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यही बराबर मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, h लिमिट अप्लाई करेंगे 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं क्योंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, इसलिए x बराबर 0 पर, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। यही इसमें हमको सिद्ध करना था। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखें अंगा नंबर में दिया है, कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष, देख रहे हैं त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है ABC और इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। A है 1 1 1, B में देख रहे हैं 1 2 3 और C में 2 3 1।
तो कह रहा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो इस त्रिभुज एबीसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हम इनको सदिश के रूप में लिखें, सबसे पहले हम वेक्टर ए बी का मान निकालेंगे। वेक्टर ए बी इक्वल टू जानते हैं वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए मिलेगा, अर्थात ओ बी से ओ ए को घटाएंगे, ओ बी देख रहे हैं बी का स्थित सदिश लिखेंगे आई प्लस टू जे प्लस थ्री के रूप में मिलेगा, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के माइनस वेक्टर ओ ए देख रहे हैं आई प्लस जे प्लस के घटाएंगे, तो आई से आई घटाएंगे देख रहे हैं जीरो आई, टू जे से जे घटाएंगे प्लस वन जे, और थ्री के से के घटाएंगे प्लस टू के। तो ये हमारा वेक्टर ए बी मिल जाता है। इसी प्रकार हम वेक्टर ए सी का मान निकाल लेंगे। वेक्टर ए सी इक्वल टू मिलेगा ओ सी माइनस ओ ए, देख रहे हैं ओ सी की माप टू आई प्लस थ्री जे, टू आई प्लस थ्री जे प्लस के माइनस वेक्टर ओ ए अर्थात आई प्लस जे प्लस के, देख रहे घटाएंगे टू आई माइनस आई, वन आई या केवल आई लिखें, थ्री जे माइनस जे टू जे, और के माइनस के देख रहे जीरो के मिल जाएगा। अब इसके बाद हम ए बी क्रॉस ए सी का मान निकाल लेंगे। ए बी क्रॉस ए सी देख रहे सारणी की सहायता से मिलेगा, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू, इसको निकालने के लिए पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, इसके बाद दूसरी पंक्ति में वेक्टर ए बी से आई जे के का गुणांक लिखेंगे, तो जीरो एक दो, इसके बाद तीसरी पंक्ति में वेक्टर ए सी से आई जे के का गुणांक लिखेंगे, तो एक दो जीरो, एक दो जीरो। इसके बाद यदि आप देखें देख रहे यदि हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर दें, पहली पंक्ति को लेकर प्रसार करेंगे आई कैप इंटू देख रहे हैं एक का गुणा जीरो से करेंगे जीरो मिल जाएगा, माइनस दो गुणे दो चार, माइनस जे देख रहे हैं माइनस जे जीरो गुणे जीरो जीरो मिल जाएगा, माइनस एक गुणे दो दो प्लस के, और के संगत देख रहे हैं जीरो गुणे दो जीरो माइनस एक गुणे एक एक। इस प्रकार से सरल करते हैं, माइनस चार आई माइनस माइनस प्लस टू जे माइनस के। आप देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का फार्मूला है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो माड वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, अर्थात वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी का हम मापांक निकालेंगे। देख रहे हैं इसका मापांक यदि लिखें तो मापांक मिल जाएगा अंडर रूट माइनस चार का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस माइनस एक का स्क्वायर, सरल कर लेंगे एक बटे दो इंटू देख रहे हैं माइनस चार का स्क्वायर 16 प्लस दो का स्क्वायर 4 प्लस माइनस एक का स्क्वायर 1, 16 4 20 1 21 तो बराबर अंडर रूट 21 बटे दो वर्ग इकाई। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। तो अंडर रूट 21 बटे दो अगर देखें तो देख रहे हैं अंडर रूट 21 बटे दो विकल्प नंबर फर्स्ट पर दिया है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प फर्स्ट सही है, विकल्प फर्स्ट सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 3 है, क्या निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें 3 का नंबर है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को क्या हल कीजिए। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का देख रहे हैं अवकल समीकरण है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देख रहे हैं ए का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। आप देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स के पदों को हम एक साथ कर लेते हैं, तो वाई ए वाई स्क्वायर पक्षांतर करेंगे माइनस में मिल जाएगा इक्वल टू देख रहे हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स पक्षांतर करके ले जाएंगे प्लस में जाएगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से y यदि कॉमन कर लें तो 1 माइनस ए वाई, और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो शेष बचता है x प्लस ए। अब हमको x वाले पद एक और y वाले पद दूसरी ओर कर देंगे, तो देख रहे हैं ये फलन हमारा इस प्रकार बन जाएगा, x वाले पद पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 1 अपान एक्स प्लस ए
डी एक्स इक्वल टू वाई वन माइनस वाई देख रहे गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आएंगे 1/y इंटू 1 माइनस ए वाई डी वाई। अब हमको दोनों ओर का समाकलन करना है। समाकलन करने से पूर्व देख रहे 1/y 1 माइनस ए वाई की हम आंशिक भिन्न बना लेते हैं। तो देख रहे इस भिन्न को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/y इंटू 1 माइनस ए वाई को लिखेंगे। देख रहे इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस ए डी एक्स इक्वल टू, देख रहे आंशिक भिन्न बनाएंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/y प्लस a/1 माइनस ए वाई डी वाई। अब देख रहे इसको सरल करेंगे, इसी के बराबर मिल जाएगा, लाशा लेंगे 1y इंटू 1 माइनस ए वाई, देख रहे यही मिलेगा, तिरछा गुणा करते हैं तो 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई कट करके 1 के ही बराबर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये आंशिक भिन्न बन जाती है। अब हम दोनों ओर का समाकलन कर लेंगे। तो देख रहे दोनों ओर का समाकलन करने पर आप देखते हैं 1/x प्लस ए का समाकलन log x प्लस ए इक्वल टू 1/y का समाकलन log y प्लस ए इंटू 1/1 माइनस ए वाई का समाकलन करेंगे तो देख रहे इसका समाकलन करने पर log 1 माइनस ए वाई अपान में मिलेगा y का गुणांक। तो देख रहे y का गुणांक देखिए तो माइनस ए है, प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे क्योंकि देख रहे सारे फलन लाग में है, इसलिए कांस्टेंट भी हम log c के रूप में जोड़ देते हैं। a प्लस माइनस ऊपर नीचे से a कट जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं log x प्लस ए इक्वल टू log y माइनस log 1 माइनस ए वाई प्लस log c। अब देख रहे हैं log का फार्मूला लगाएंगे तो log x प्लस ए इक्वल टू मिल जाएगा log, देख रहे प्लस वाले गुणा में होंगे cy अपान 1 माइनस ए वाई, दोनों ओर से log छोड़ दिया जाए तो देख रहे हैं x प्लस ए बराबर cy अपान 1 माइनस ए वाई। तो ये दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे प्रश्न नंबर 3 का खा स्टार अंकित है, अर्थात ये प्रश्न वर्तमान में पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का गा। तो देख रहे प्रश्न नंबर 3 के गा में दिए हैं आव्यूह ए और बी, ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे प्रश्न नंबर 3 का गा, आव्यूह ए बराबर है, देख रहे ए का मान है, पहली पंक्ति है 1 2 3 और दूसरी है -4 2 5। आव्यूह बी दिया है, देख रहे आव्यूह बी का मान है 2 4 3 और दूसरा स्तंभ है 3 5 1। इसमें हमको ए बी और बी ए का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे ए बी और बी ए, तो सबसे पहले हम ए बी का मान निकालते हैं। देख रहे आव्यूह ए बी का मान, तो ए और बी का गुणनफल इस प्रकार से करना है, ए से हम पंक्ति लेकर चलेंगे और बी से स्तंभ। तो देख रहे 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3। इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कर लेंगे 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 1। इसके बाद इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में करना है, तो -4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 3। आप दूसरे स्तंभ में -4 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 1 सरल कर लेंगे। देख रहे सरल करने पर 1 गुणे 2 2 प्लस 4 दुनाई 8 3 त्रिक 9 और इसमें देख रहे हैं -8 प्लस 8 प्लस 5 3 15। 1 गुणे 3 2 पंचे 10 3 एकम 3 -12 प्लस 10 प्लस 5। आप देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो 9 8 2 10 9 19 3 10 13 3 16 और देख रहे हैं 8 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 15। 10 5 15 से 12 घटाएंगे
3। तो देख रहे हैं आप भी ए बी का गुणनफल मिलता है। इसी प्रकार बी ए का मान निकालना है। देख रहे हैं बी ए का गुणनफल निकालेंगे बी ए। तो आप बी में सबसे पहले आप भी बी देख रहे हैं बी का मान दिया है 2 4 3 3 5 1 और आप भी ए दिया है 1 2 3 -4 2 5। देख रहे इसमें सबसे पहले से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर गुणा करेंगे। तो देख रहे 2 और 1 का गुणनफल 2 एकम 2 प्लस 3 गुणे -4 -12। इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 गुणे 2 2 दुनाई 4 प्लस 3 गुणे 2 3 दुनाई 6। फिर देख रहे तीसरे स्तंभ में करेंगे 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 प्लस 3 गुणे 5 3 पचे 15। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति लेकर चलेंगे 4 गुणे 1 4 एकम 4 प्लस 5 गुणे -4 5 चौको 20। इसके बाद 4 दुनाई 8 प्लस 5 गुणे 2 5 दुनाई 10। इसके बाद 4 गुणे 3 4 3 12 प्लस 5 गुणे 5 5 पचा 25। अब हम तीसरी पंक्ति से लेकर चलेंगे 3 गुणे 1 3 एकम 3 1 गुणे -4 मिल जाएगा 3 गुणे 2 3 दुनाई 6। फिर देख रहे हैं 1 गुणे 2 1 दूनी 2 3 गुणे 3 3 त्रिक 9 प्लस 1 गुणे 5 5। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। देख रहे सरल करेंगे तो यही मान मिल जाता है बराबर। देख रहे 1 -12 -11 4 -20 -16 3 -4 -1 6 4 10 10 8 18 6 2 8 15 6 21 25 10 35 2 37 और 9 5 14। ये बी ए का मान होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का घा भाग। देख रहे प्रश्न नंबर 3 के घा में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। ये हमको सिद्ध करना है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। आप देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। देखिए इस फार्मूले के तहत यदि मान रखें तो tan इनवर्स x प्लस वाई अर्थात 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। देख रहे इसको यदि हम सरल करें तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स। देख रहे हैं 1/2 में 1/3 जोड़ेंगे तो 3 + 2 बटे 3 दुनाई 6 अपान। देख रहे 6 लाशा मिलेगा 3 दुनाई 6 माइनस 1 6 6 कैंसिल कर देते हैं तो बराबर tan इनवर्स 3 2 5 बटे 6 माइनस 1 5 5 से 5 काट देंगे tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 जानते हैं tan में 45 अंश का मान होता है। रेडियन में π/4 लिखेंगे। यही देख रहे हैं प्रश्न की राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध कर लेते हैं प्रूव्ड। अब शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।